हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में देख चुके हैं कि व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन एंड वेरियस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है ना। अब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं जहां पे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इन टर्म ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे पहले हम लोग को यही डिफाइन करना है इस टॉपिक में। देखिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है कि मान लो आपके पास कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। एक आपके पास गिवन मॉलिक्यूल है, उस गिवन मॉलिक्यूल में एक जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो उसका क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास CH4 एक मॉलिक्यूल है। CH4 में एक CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो उसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे CH4 में भी आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, CH बॉन्ड ही ब्रेक किया है। अब लेट्स सपोज कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथीन है, इसमें भी आप CH बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा। तो यहां पे भी CH बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे भी CH बॉन्ड ब्रेक किया है, लेकिन क्या दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सेम होगा? तो आंसर इज नो। CH बॉन्ड के ब्रेकिंग से मतलब नहीं है, उसके डिसोसिएशन से मतलब नहीं है। मुझे मतलब क्या है कि कोई एक आपके पास गिवन मॉलिक्यूल है, उसमें एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड इथाइन है या एसिटिलीन है, तो यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, CH बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं। तो तीनों केस में आपने CH बॉन्ड ही ब्रेक किया है, तो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो तीनों केस में सेम होगा? तो ऑब्वियस नहीं है ना। ये मान लो E1 है तो ये E2 होगा और ये क्या होगा, E3 होगा। हमने पढ़ा भी है केमिकल बॉन्डिंग में कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, बढ़ेगा। तो जैसे तीनों जगह CH बॉन्ड ही ब्रेक किए, लेकिन आपको पता है कि E3 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, E2 से, देन व्हाट, E1 से। क्या क्लियर है ना बात? तो व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या कह रहा है कि कोई आपके पास एक गिवन कंपाउंड है, गिवन मॉलिक्यूल है, उसमें भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, या जो एंथैल्पी चेंज होगा वो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा। दैट्स इट। क्या क्लियर हो रही बात ना, है ना। तो देखिए यहां पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, bond dissociation enthalpy is the enthalpy required to dissociate a given bond of some specific compound। कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, उसमें गिवन बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो इंथैल्पी चेंज होगा, वो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो मीथेन का लिया है, आपके पास मीथेन है, इथीन है एंड एसिटिलीन है। इन तीनों केसेस में क्या है, सेम CH बॉन्ड को ब्रेक किए और बॉन्ड एनर्जी क्या कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं। मैं अब एक बात कह रहा हूं कि अगर लेट सपोज आपके पास CH4 ही है, CH4 में कितने CH बॉन्ड हैं, तो 4 CH बॉन्ड है ना। इन चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी आपको डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। जैसे मान लो कि इस चारों में से सबसे पहले आपने कोई एक पर्टिकुलर इस CH बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, CH3 प्लस H। फिर जब CH3 बन गया है, इसमें एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, CH बॉन्ड यहां पे भी आपने ब्रेक किया है, तो क्या यहां पे बॉन्ड एनर्जी E1 है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इसका E1 है, इसका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या है, E2 है। क्या दोनों सेम होगा, तो नहीं है, ऑब्वियस नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि सर यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे CH3 है, ये नाउ व्हाट रेडिकल बन चुका है ना। देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ का CH बॉन्ड और यहाँ का CH बॉन्ड, दोनों का CH बॉन्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का आपको मतलब समझ में आया। ध्यान से समझिएगा, है ना, कि कोई एक आपके पास गिवन बॉन्ड है ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है किसका, OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, तो H2O में OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, तो पहला एक OH बॉन्ड को ब्रेक किया तो एनर्जी इतना रिक्वायर्ड है, दूसरा एक OH बॉन्ड को ब्रेक किया तो एनर्जी इतना रिक्वायर्ड है। देखिए दोनों जगह OH बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, तो क्या सेम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आंसर इज नो। तो ये इसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी, देखिए बॉन्ड इंथैल्पी बहुत सिंपल है कि जो भी आपका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है ना, उसका जो एवरेज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी कहलाएगा। मतलब अगर मान लो कि यहां पे 4 CH बॉन्ड ब्रेक किए, ठीक है ना, 4 CH बॉन्ड ब्रेक किए, कितना, 4 CH बॉन्ड, तो सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4। यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, अगर आपसे ये कहे तो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी, तो ये कह रहा है इज द एवरेज ऑफ इंथैल्पीज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द सेड बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स into free atoms or radical in the gaseous state। मतलब what is bond energy, अगर आपसे कहे कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या है, और बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी, तो ये है आपका एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इंथैल्पी।
ये एवरेज है बच्चे, ठीक है ना। ओके, यहां तक हो आपको समझ में आ गया होगा। दो अलग अलग टर्म यूज करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में आप देखिएगा ना, जनरली जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, बॉन्ड एनर्जी यूज होगा। बॉन्ड इंथैल्पी टर्म हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज इन तीनों एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं, ठीक है ना। मान लो कि किसी केमिकल रिएक्शन में ये तीनों गिवन है, तीनों, लेट्स सपोज, तो वहां पे CH बॉन्ड, यहां पे CH बॉन्ड और यहां पे CH बॉन्ड, सब जगह तीनों जगह क्या है, CH बॉन्ड है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी वो दे दे तब तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है, यहाँ पे भी कितना है 4 CH बॉन्ड है, यहाँ पे कितना है 2 CH बॉन्ड है, और सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया ना कि बॉन्ड एनर्जी के टर्म में सब चीज को डिफाइन करने लग गए। और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, तो एवरेज है। तो यहां पे CH बॉन्ड हो, चाहे यहां पे CH बॉन्ड हो, चाहे यहां पे CH बॉन्ड हो, तीनों जगह जो CH बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, उसको हम लोग क्या मान लिए कि वो सेम है। कैसे सेम मान लिए कि लेट्स सपोज जिसका कुछ रहा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो एवरेज निकाल लिए, सब जगह एवरेज निकाल लिए, और जो भी आया उन सब का फिर से एवरेज निकाल लिए। मान लो कि CH4 को में CH बॉन्ड ब्रेक किए तो 4 CH बॉन्ड है, तो इसका कुछ बॉन्ड एनर्जी आएगा, इसका कुछ बॉन्ड एनर्जी आएगा, यहां पे कुछ बॉन्ड एनर्जी आएगा, एंड देन जो भी आया कितने CH बॉन्ड हो गए, तो ऊपर में 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, तो टोटल 10 आ गया। तो टोटल एनर्जी जितना रिक्वायर्ड होगा डिवाइडेड बाई 10 कर दिए। तो बॉन्ड एनर्जी समझ के चलिएगा, वो क्या है, एवरेज है, एवरेज है, और वही हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, या वही क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। क्योंकि नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन हो। अब एक चीज आप समझ के चलिएगा कि जो आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 है, इसका बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियस आइडेंटिकल होना ही चाहिए, बात समझ के चलिएगा। क्योंकि इसमें तो एक ही CH बॉन्ड है ना, तो एक ही CH बॉन्ड है, तो फिर इसका एवरेज का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे क्या, जहां पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2, Br2, I2, इन सब में आप देखिएगा ना, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में ही गिवन रहेगा। जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के टर्म में ही गिवन रहेगा, है ना। क्यों गिवन रहेगा वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन जो है बॉन्ड इंथैल्पी का एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ये समझ के चलेंगे बच्चे, ठीक है। एक यहां पे बात अगर आप समझिएगा ना, तो वो क्या है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड इंथैल्पी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, डिफाइंड ही होता है किसके लिए बोलो बच्चे, तो गैसियस सब्सटेंस के लिए। दोनों बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों जो है वो डिफाइंड है किसके लिए बोलो बच्चे, गैसियस सब्सटेंसेस के लिए, है ना। इसलिए आप अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ये साफ कह रहा है कि सेड बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स, लिक्विड सॉलिड नहीं, गैसियस कंपाउंड्स, into free atoms or radicals in gaseous state। यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो निश्चित तौर पे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए,
तभी ये बॉन्ड इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। क्या क्लियर है ना? इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपको गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है वो। इज इट क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, अब देखो, आप ऐसे सोच के चलो कि फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना? अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एंड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी इज रिलीज्ड। बात समझिएगा, जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो निश्चित तौर पे वो हीट या एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, अब मान लो एक इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, और इसका डेल्टा H रिएक्शन जो है वो लिखना है इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। तो आप इसको ऐसे सोचो कि सर N2 गैस है ना, उसमें क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N है। अगर जितना भी यहां पे हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, हीट रिक्वायर्ड होगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड, है ना, वो सब यहां पे दे देंगे उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2N गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2। ठीक है, N2 गैस था, उसको हमने ब्रेक कर दिया एटम में। ओके, फिर यहां पे आपके पास क्या है? H2 है, तो HH बॉन्ड है ना। तो यहां पे आपने क्या किया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 गैस, और ये कितना टाइम्स हो जाएगा? तो 3 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 6H गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या हुआ कि पहले आपने रिएक्टेंट के जितने बॉन्ड थे उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी दिया है, हीट दिया है। अब क्या होगा? अब ये सब मिलकर क्या बनाना शुरू करेंगे? बोलो बच्चे। तो NH बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो कितना NH बॉन्ड बनाएंगे? तो 3 NH बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, है ना। और टोटल कितना है यहां पे? तो 2NH3 है, तो ये 2 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एप्सिलॉन जो है वो साइन होता है किसका? एप्सिलॉन इज साइन ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, है ना। यहां पे देखिएगा ये एप्सिलॉन लिखा है, ये किसका साइन है? तो ये साइन है किसका? बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड इंथैल्पी का। अब क्या हुआ होगा? डेल्टा H रिएक्शन क्या हुआ होगा? आप यहां पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। यहां पे भी हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर सिस्टम को आप हीट दीजिएगा तो उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो ये क्या हो रहा होगा? निगेटिव। ये निकल रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा। तो यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, और यहां क्या है? निगेटिव है। तो अगर इसके लिए मुझे डेल्टा H रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए? तो हम लोग लिख लेंगे
bond dissociation energy of N2 gas plus 3 into bond dissociation of H2 गैस। तो ये हो गया आपका क्या, रिएक्टेंट के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितना हीट रिक्वायर्ड है टू ब्रेक इट, माइनस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। ये इसका क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। बात समझिएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब कभी भी आप डिफाइन करें तो क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को आप हीट दे रहे हैं टू ब्रेक दैट बॉन्ड, और जब वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तब तो वहां पे बॉन्ड अरेंज होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तो वहां से तो वो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या लिखा है, तो एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम माइनस एंथैल्पी रिलीज टू फॉर्म प्रोडक्ट फ्रॉम द गैसियस एटम। जैसे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है C2H4 प्लस HCl, दिया है C2H4 प्लस HCl gives you C2H5Cl, ये लिया हुआ है, ठीक है। और इसका डेल्टा H रिएक्शन लिखना है, तो डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए कभी भी आपको बॉन्ड एंथैल्पी का केस आए ना, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम आपको ड्रॉ कर लेना है उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, प्लस HCl, एंड दिस गिव्स यू C2H5Cl, ये ड्रॉ कर लिया। अब इससे हमको पता चल जाएगा क्या, कि डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना CH बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो ये हो गया C2H4 का काम, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये हो गया आपका, ठीक है ना, रिएक्टेंट हो गया, माइनस अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, तो कितना CH बॉन्ड है, हाँ, तो माइनस कितना कर लेंगे, तो कितना CH बॉन्ड है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 CH बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड। बस जो भी वैल्यू गिवन होगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C प्लस HCl माइनस CH एंड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो रही बात है? तो कभी भी बॉन्ड एनर्जी के टर्म में आपको लिखना हो डेल्टा H रिएक्शन, तो यही ध्यान में रखिएगा कि रिएक्टेंट को आप उतना एनर्जी दे दो कि गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन वो तो प्रोडक्ट फिर अरेंज करके बन ही जाएगा। तो वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? चलो, तो ये था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। सिंपल सा है टॉपिक, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एज्यूमिंग नो रेजोनेंस, है ना। यहाँ पे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को क्या कह रहा है कि उसको आप भूल जाइए।